स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से। तो 51 से 100 तक के क्वेश्चंस देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज आर रेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नहीं, एक फंडामेंटल ड्यूटीज को 2002 में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे भी जोड़ा गया था। ओके, दैट इज कौन सा, राइट टू एजुकेशन वाला है ना, कौन सा, जिसमें राइट टू एजुकेशन के साथ साथ जो पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को पढ़ाए, उसको जोड़ा गया था। राइट टू एजुकेशन जब आया था 2002 में, तो ठीक है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर एनी पेनल्टी फॉर द फेलियर टू अडहियर टू एनी फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड पेनल्टी। ड्यूटी टू पे टैक्स इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। नो, ड्यूटी टू पे टैक्स इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनकट हमसे पूछा है तो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकट हो जाएंगे, 1 और 3। 52 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट in India, consider the following statements. Deputy Chief Minister in a state, consider the following statement. Deputy Chief Minister is not a constitutional post. बिल्कुल सही है, because Deputy Prime Minister is a constitutional post, but Deputy Chief Minister is not a constitutional post. The Deputy Chief Minister enjoys the pay and perks that a cabinet minister is entitled to. बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेगा 2 B only, B 2 only. अरे भाई जब करेक्ट पूछा है तो करेक्ट दोनों है तो करेक्ट हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। क्या यार सुनो, ऐसे एग्जाम होता है भाई जब आपको पता है दोनों सही है लेकिन आप टिक करके किसको लगा दे रहे हो, बी को। ऐसा होता है एग्जाम में, ये दुख होता है जब सही आंसर करके गलत टिक कर देते हो। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग और सॉरी आंसर सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग। बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको सिर्फ क्वेश्चन के बारे में पता नहीं करना, आपको सारा आंसर एग्जाम में लिखना, एग्जाम में टिक कैसे करना, मार्क कैसे भरना है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा ना। इट इज ऑल्सो वे, बिकॉज यहाँ से भी कंपटीशन में बहुत सारी चीज डिसाइड होती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रीजनेबल एकोमोडेशन के लिए हमको इनकरेक्ट बताना है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ नेसेसरी मॉडिफिकेशन। इट कैन हेल्प इंडिया अचीव द आइडियल्स मेंशन इन it can defined as a necessary modification where needed in a particular case without imposing an undue burden। बिल्कुल सही है, हमसे क्या पूछा है इसने, इनकरेक्ट पूछा है ना। It can help India achieve the ideals mentioned in the preamble of Indian Constitution, ये भी सही है। The definition of discrimination under the Indian Constitution explicitly include denial of reasonable accommodation। definition of discrimination मतलब क्या, अगर reasonable accommodation नहीं मिल रहा है तो उसको हम discrimination बोल देंगे, बिल्कुल गलत है भाई, explicitly consideration ने मेंशन नहीं किया है। Allowing the use of scribe in any examination for a candidate with dysgraphia can be considered as an example of reasonable accommodation। बिल्कुल सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, आंसर जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कैबिनेट कमिटीज के बारे में बताया गया है एंड हेडेड बाई। सो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सॉरी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। यस। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसको हेड कौन करता है, डिफेंस मिनिस्टर। नो, इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ज़्यादा जो कमेटी है उसको प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं। एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, जो घर रहने के लिए जगह के लिए सबको कौन हेड करता है, होम मिनिस्टर हेड करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, मैंने बोला ज़्यादातर जो कमेटी है कैबिनेट कमेटी उसको कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर। सो द कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इज हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। करेक्टली मैच यहाँ पे कितने हैं, 2 पेयर्स। 55 है, विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च इन न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए हमको बताना है। दिस स्कीम अप्लाइज टू नॉन लिटरेट अंडर द एज ऑफ 15 in all state and union territories। The scheme is applies to the non-literates under नहीं है, above the age of 15। so this is incorrect because हमारे पास तो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो 6 से 14 साल के हैं उनके लिए, तो उनके अबव के लिए हमारे पास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। द स्कीम विल बी द स्कूल विल बी द यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। बिल्कुल सही है, स्कूल जो होंगे वो यूनिट होंगे। थर्ड, प्रोवाइडिंग क्रिटिकल लाइफ स्किल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यस। The scheme will be implemented entirely online with the assistance of the volunteers। देखो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है entirely, no, यहाँ पे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों होगा। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2, 1 and 3 is correct। With reference to doctrine of pleasure under the Indian Constitution, consider the following statement। It is subject to the fundamentals of constitutionalism। बिल्कुल सही है। The state minister serve at the governor pleasure and he or she has the authority to remove a minister on his own। नहीं, जो गवर्नर अपने आप में रिमूव नहीं कर सकता मिनिस्टर को।
द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द ऑडिटर जनरल एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो किसके अंदर नहीं होगा, ऑडिटर जनरल जो सीएजी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर, है ना। जैसे कि बहुत सारे पेस्ट हैं, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में हमारे पास यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, है ना, ये सब हमारे पास किस में आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इसमें अप्लाई नहीं होता। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, तो करेक्ट यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 3 करेक्ट, देयर इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मैं मानता हूँ इस बार में टफ क्वेश्चन आने में, तो आपको समझो, आप जो एक क्वेश्चन बना रहे हो उसमें से आपको 3 चीजें समझ आ रही है, समझ रहे हो ना, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के लिए आपको टफ क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तभी आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। क्वेश्चन 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बता, कौन सी चीज अच्छे से बता रही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। इक्वली सब्जुगेटिंग ऑल पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ये तो क्या बताता है, ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ बता रहा है। गिविंग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, यस बिल्कुल सही है, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू पीपल इन डिफरेंट सिचुएशन इन ऑर्डर टू अचीव इक्वालिटी, यस, ये हमारे पास इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बता रहा है। बिकॉज लॉ तो बना दिए, उसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, बिकॉज आपने सबको इस लॉ को बराबर इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया, तो उस लॉ बनाने का फायदा ही क्या हुआ। सो गिविंग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू पीपल्स, लाइक 6 फुट का आदमी है, तो उसको जब आप उसने देखा होगा ना आपने वो फोटो जिसमें 6 फीट का आदमी आराम से देख लेता क्रिकेट मैच, 4 फीट का नहीं देखता तो उसके लिए कुर्सी लगाओ 2 फीट का, और 2 फीट का है तो उसके लिए 4 फीट का कुर्सी लगाओ। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू पीपल इन डिफरेंट सिचुएशन इन ऑर्डर टू अचीव देयर इक्वालिटी, in order to achieve equality, okay, and no person is above the law is the equality before the law, है ना, not equal protection of law। Question है 58 है, which one of the following options supports the argument that presidents of India is more फिगर हेड और रबर स्टाम्प, ठीक है ना, ये कौन सा सपोर्ट कर रहा है आइडिया को कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मियर फिगर हेड और रबर स्टाम्प, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो जस्ट एक रबर स्टाम्प है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बता रहा है हमको। एक्सरसाइज ऑफ द पॉकेट विडो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ एन बाय प्रेसिडेंट ऑन ऑर्डिनरी बिल, नो इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फिगर रबर स्टाम्प। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज विच इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली, ये भी नहीं है। एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग, बिल्कुल सही है, जो एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो बाइंडिंग है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। दिस इज शोइंग दैट द प्रेसिडेंट इज जस्ट अ रबर स्टैम्प, जो बोलेगा, जो कागज रखेगा, कौन जो कागज रखेगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस पर थप्पा लगाने का काम किसका है, बस प्रेसिडेंट का है। सो दिस इज शोइंग दैट द प्रेसिडेंट इज जस्ट अ मियर फिगर हेड, ओके, और द रबर स्टैम्प। 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू दी राइट टू बी फॉरगेटन इज इनकरेक्ट। राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में इनकरेक्ट बताना है। देखो आप थोड़ा, आप कुछ नहीं पता पॉलिटिक का, थोड़ा मोड़ा ही पता है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करो मैं आपको दिखाता हूँ। द राइट टू बी फॉरगेटन प्रोवाइड्स फॉर द इरेजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। इरेजर है ना, मतलब आप पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाल दियो, राइट टू फॉरगेटन में हुआ था कि आप उसको हटा सको, बिल्कुल सही है भाई। राइट टू बी फॉरगेटन इज इनहेरेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है ये राइट टू फॉरगेटन। राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन आर रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम टू बी फॉरगेटन। रुकते हैं इस स्टेटमेंट, रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं। डाटा प्रोटेक्शन लॉ रिसेंटली इंप्लीमेंटेड द राइट टू बी फॉरगेटन, ये सही है, जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ था उसने इंप्लीमेंट किया था राइट टू बी फॉरगेटन, बट उसको अब हटा दिया गया था। करंट अफेयर में ये था कि देखो जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ आने से हमारे पास राइट टू फॉरगेटन एक अपने पास मिला था पावर, एक राइट मिला था, वो हट गया, अब हटा लिया गवर्नमेंट ने उसको। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ राइट टू प्रोटेक्शन, डाटा राइट टू फ्रीडम फॉरगेटन इज नॉट द पार्ट ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉ, ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लेइंग एन ऑर्डिनेंस बिफोर द पार्लियामेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, बिल्कुल सही है, जो ऑर्डिनेंस है, जो अध्यादेश है, जो उस अध्यादेश को पार्लियामेंट के फ्लोर में रखना एक ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मजबूरी डाली गई है। The power to issue an ordinance is based on the satisfaction of the president and is immune from judicial review. No, the power of the issuing ordinance is not immune from judicial review. So this is incorrect. हमसे कैट पूछा गया, कैट हो जाएगा A1 only। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया। जस्टिस वर्मा कमेटी, जस्टिस के कस्तूरीरंगन कमेटी, जस्टिस सरन सिंह कमेटी। बच्चों को तो पता होगा हाँ सरदार स्वरम सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल राइट्स आए थे, तो तीसरा तो होना ही है, तीसरा तो होना ही है भाई, तीसरा तो होना ही है। अब देखना है कि फोर्थ होना है कि नहीं। तो एम.एन. वेंकटाचलैया कमेटी का रिकमेंडेशन, क्या एम.एन. वेंकटाचलैया कमेटी जो है वो क्या फंडामेंटल राइट के साथ रिलेटेड है, क्या वो रिलेटेड है, यही आपको पता। तो बिल्कुल सही है, जो एम.एन. वेंकटाचलैया कमेटी है इट इज रिलेटेड टू दी फंडामेंटल ड्यूटीज, सो इट इज आंसर बी विच इज करेक्ट।
Question number 62 है with reference to directive principles of state policy under the Constitution of India, consider the following statements. The Union government can impose precedence rule in a state for not implementing an order related to the implementation of directive principles. ठीक है, and a Union government can impose precedence rule in a state for not implementing order related to implementation of fundamental duty. बिल्कुल सही है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है अंडर आर्टिकल 356, है ना, अगर स्टेट नहीं मान रहा है एक ऑर्डर को जो यूनियन ने दिया था टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, द पार्लियामेंट कैन पास अ बिल दैट कॉन्ट्राडिक्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या पार्लियामेंट ऐसा बिल पास कर सकता है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? बिल्कुल पास कर सकता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। 63 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के बारे में बात करनी है। द रूल्स वर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है द रूल्स वर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर 77 आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो नियम बनाता है अंडर आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड नंबर है इट अलाउज द प्राइम मिनिस्टर टू क्रिएट न्यू मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल है, नॉट द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल। द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल जो है ना, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, न्यू मिनिस्ट्रीज एंड न्यू डिपार्टमेंट जैसे बनाता है। जैसे कि हमारे पास गति शक्ति वाला मिनिस्ट्री बना, सो इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल बट इट इज एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, इट अलाउज द प्राइम मिनिस्टर टू डिपार्ट फ्रॉम द रूल लेड आउट एट हिज और हर डिस्क्रिशन, बिल्कुल सही है। ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है वो अलाउ करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर टू डिपार्ट द रूल्स लेड आउट एट हिज और हर डिस्क्रिशन। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू फ्रीडम ऑफ असेंबली अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ असेंबली के लिए हमारे पास पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। करेक्ट पूछा गया है यस, फ्रीडम ऑफ असेंबली कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन अ पब्लिक लैंड, बिल्कुल सही है भाई। आप जाकर प्राइवेट लैंड में खड़े होकर नहीं बोल सकते भाई मेरा फ्रीडम ऑफ असेंबली को मैं अपना अच्छे से मैं क्या कर रहा हूँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते। पब्लिक लैंड में आप फ्रीडम ऑफ असेंबली का इस्तेमाल कर सकते हो। सो फर्स्ट इज करेक्ट। फ्रीडम ऑफ असेंबली कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनिंग ट्रैफिक, बिल्कुल सही है यार भाई। ऐसा नहीं कि आप ट्रैफिक के बीच में खड़े हो मेरे बोलो फ्रीडम ऑफ असेंबली है ये। इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक, फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर क्या राइट टू स्ट्राइक आता है, नहीं आता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। ओके, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू स्ट्राइक, फ्रीडम ऑफ असेंबली डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Question number 65 है consider the following statement with reference to the Vice President of India. The Vice President acting as a chairman of the upper house of the Parliament is based on the British model. No, it is based on US model. So this is incorrect. While acting as the President, the Vice President does not perform the duties of the office of the Chairman of the Rajya Sabha. बिल्कुल सही है। जब राज्यसभा वाला जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है तो जो चेयरमैन होगा ना, जो चेयरमैन की जो पावर था वाइस प्रेसिडेंट का कि चेयरमैन का काम करेगा और राज्यसभा का वो नहीं करेगा, वो तो उसको कौन करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा का वो करेगा। So this is correct. Third, the Constitution has not fixed any emoluments for the office of the Vice President. बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। आर्टिकल 15 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। RRCSP रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4 5 1 2 4 5 आंसर हो जाएगा ये बी। क्वेश्चन नंबर 67 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू रिसेंट अमेंडमेंट टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। 2002 के जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया था उसमें रिसेंट अमेंडमेंट हुआ उसके बारे में हमको बताना है। द कोड अलाउज द होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग डे एंड नाइट, बिल्कुल से पहले से सिर्फ डे में हो सकता है, अभी डे नाइट कर दिया गया है। इट रिक्वायर्स द नेशनल फ्लैग टू बी वुमेन यूजिंग खादी मटेरियल ओनली, नो खादी बहुत महंगा हो गया तो पॉलिस्टर से भी आप कर सकते हो, ये बोला गया। द कोड स्पेसिफाइज द सेव द नेशनल फ्लैग, बिल्कुल सी 1:2। इसका जो लेंथ और हाइट का रेशियो होगा वो कितना होगा, लेंथ और हाइट का रेशियो क्या होगा 3:2 होगा। दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा बी। 2 ओनली स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज 1 और 3।
क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स। नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स के बारे में बात करनी है। नेगेटिव राइट्स सजेस्ट दैट द स्फीयर where the state is not prohibited to enter, while positive rights indicate the responsibility of the state to improve the lives of citizen। बिल्कुल सही है। नेगेटिव ऑब्लिगेशन मतलब स्टेट यहाँ पे घुस नहीं सकता, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन मतलब स्टेट को ये काम करने चाहिए। नेगेटिव राइट्स आर प्राइमरली पॉलिटिकल राइट्स। नेगेटिव राइट्स में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पॉजिटिव राइट्स मतलब हमारे पास ये क्या बोलना चाह रहा है, डीपीएसपी बोलना चाह रहा है, ओके, स्टेट के। So negative rights are primarily political rights, that is fundamental rights are political rights, and positive rights generally DPSPs are socio-economic rights। It is also correct। हमसे कैट पूछा गया, कैट हो जाएगा दोनों, सी हो जाएगा आंसर इसका। 69 नंबर क्वेश्चन है an ordinance cannot be promulgated, an ordinance cannot be promulgated by the president of India under which of the following condition। किस कंडीशन के अंदर पार्लियामेंट में कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो promulgate नहीं कर सकता। when the लोकसभा इज इन सेशन बट राज्यसभा इज इन नॉट इन सेशन, गलत बात है, यहाँ पे कर सकता है भाई ordinance। when Rajya Sabha is not in session but when Rajya Sabha is in session but Lok Sabha is not in session, इस कंडीशन में भी कर सकता है। when Rajya Sabha and Lok Sabha are not in session, इस कंडीशन में भी promulgate कर सकता है। when both Rajya Sabha and Lok Sabha are in session still the Union Cabinet recommend passing an ordinance। देखो भाई जब राज्यसभा भी है लोकसभा भी है तो आप ऑर्डिनेंस कैसे पास कर सकते हो, आपको बिल पेश करना पड़ेगा ना। सो दिस इज द कंडीशन एट विच, है ना, जो ऑर्डिनेंस नहीं प्रमोलगेट कर सकता प्रेसिडेंट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर बिकॉज द क्वेश्चन हैज आस्क्ड, हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि किस कंडीशन में वो प्रमोलगेट नहीं कर सकता। तो जब राज्यसभा भी और लोकसभा दोनों काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो प्रमोलगेट नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस। क्वेश्चन नंबर 70 है which of the following statement is are incorrect regarding the office of the governor। गवर्नर के ऑफिस के लिए हमको ये पूछा है। His or her oath of the office is administered by the president of India। की ऑफिस ऑफ गवर्नर का जो ओथ है उसको कौन रजिस्टर करता है, कौन एडमिनिस्टर करता है, क्या प्रेसिडेंट करता है? नो, इसको कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो कंसर्न स्टेट के प्रेसिडेंट है। सपोज कोई आदमी, एक गवर्नर, कोई आदमी सपोज यूपी का कोई गवर्नर है, ठीक है ना, तो उसका जो ओथ होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होगा कहाँ का, यूपी का, वो उसके ओथ को, उसके शपथ को सुनेगा, नॉट द प्रेसिडेंट। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड है द गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वाइल एक्टिंग एज अ चांसलर ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल सही है, जो गवर्नर है वो उनके एड एंड एडवाइस के साथ बाउंड नहीं होता जब वो किसका काम कर रहा है, जब वो चांसलर का काम कर रहा है तब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बिकॉज ये न्यूज़ में था इसलिए हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा है भाई, इनकरेक्ट कौन सा, यहाँ पे ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 71 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। The existence of condition in which people can develop their creative capabilities is an important dimension of freedom। बिल्कुल सी आज़ादी का मतलब ये है कि वो अपने जो क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ हैं उनको वो डेवलप कर पाए, ओके, उनकी क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ है उसको डेवलप कर पाए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीडम बोल रहे हैं। आज़ादी हम लोग भाई अंग्रेज के समय क्या होता था, आदमी अपना क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाता था, इसलिए हम बोलते थे हमारे पास फ्रीडम चाहिए हमको। सेकेंड है रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मे कम फ्रॉम डोमिनेंस एंड एक्सटर्नल कंट्रोल बट नॉट फ्रॉम सोशल इनइक्वालिटीज। बिल्कुल गलत बात है भाई, फ्रीडम की जो रेस्ट्रिक्शन है वो सोशल इनइक्वालिटीज से भी आता है। तो हमको हमारा एम भी एक तरह से ये है कि हम जब तक सोशल इनइक्वालिटीज को खत्म नहीं कर पाएंगे हम फुल्ली फ्रीडम अवेलेबल, फुल्ली फ्रीडम को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं पा पाएंगे। सो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सॉरी बट नॉट, बिल्कुल सी है, बिल्कुल सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज नॉट फ्रॉम सोशल इनइक्वालिटीज बोला गया। तो हमसे कैट पूछा गया, कैट हो जाएगा A1 ओनली। 72 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। कुछ फीचर्स दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और किन सोर्स से उनको लिया गया है हमको बताना है। फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है, बच्चे को पता है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसको बच्चे को पता है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, नो, USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और डीपीएसपी से कहाँ से लिया गया है, USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, दो पेयर करेक्टली मैच है 1 और 2, यहाँ पे उल्टा हो गया ब्रो। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन फ्रॉम दी USSR कॉन्स्टिट्यूशन,
बट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर टेकन फ्रॉम द आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है ना, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। क्या गलत बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज किसको मिलेगा भाई, जो सोशलिस्ट कंट्री है वहां पे फंडामेंटल ड्यूटी रहता है कि भाई आपको हम बहुत सारी ताकत दे रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज दे रही है, तो आपका भी कुछ फर्क बनता है। ऐसा किसने बोला, यूएसएसआर ने बोला अपने लोगों को, तो उसको वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया हमने कहां से लिया, आयरलैंड से। हमने DI लिखा है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में DI लिखा है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फ्रॉम द आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब आयरलैंड से, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं, छोटी चीजें होती है जो एग्जाम में काम आती है सॉल्यूशन पहुंचने तक। Now question number 73 है, which of the following is not a fundamental duty explicitly enshrined in the 51A of the Constitution? To uphold and protect the sovereignty and unity of India. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि 51 में मेंशन है। बिल्कुल सही, एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो 51 में मेंशन है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का एक फंडामेंटल ड्यूटी है। बिल्कुल सही, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव लेक्स एंड रिवर्स का एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि 51A पार्ट 4A में मेंशन्ड है। टू डेवलप द स्पिरिट एंड इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है, सो देखो जो प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, इट इज ए पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिकॉज ये स्टेट का फर्ज बनता है कि जो वो मॉन्यूमेंट है, सपोज ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, अपने पास जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उसको प्रोटेक्ट करना ये स्टेट का एक अधिकार, मतलब स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। सो दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी बट इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन द स्टेट। ओके, सो ये हमारे पास इनकैट हो जाएगा। Consider the following statement about the reservation in promotion to public position. Reservation in promotion to public position. The reservation in promotion is mentioned in Part 3 of the Indian Constitution. क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन Part 3 में मेंशन्ड है क्या? बिल्कुल सही है। जो प्रमोशन इन रिजर्वेशन, ठीक है ना, सॉरी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है, रिजर्वेशन तो एम्प्लॉयमेंट में मिलता ही मिलता है, रिजर्वेशन तो एजुकेशन में मिलता है, बट रिजर्वेशन प्रमोशन में भी मिलता है। सो इट इज मेंशन्ड इन Part 3। ओके, तो सही है फर्स्ट वाला। The concept of creamy layer is relation. The concept of a creamy layer in relation to reservation in promotion is not applicable to scheduled caste and scheduled tribe. गलत बात है भाई, क्योंकि creamy layer का कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपने पास देखने को मिलता है scheduled caste and scheduled tribes में भी। सो ये नॉट बोल रहा है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है भाई, क्वेश्चन ने पूछा कैट बताना है, कैट क्या जाएगा A1 ओनली। Now question number 75 है, doctrine is connected to the concept of interpretation of law that ensures justice and fairness. It act as one of the limitation. It act as one of the limitation on the administration action or legislative laws to be less drastic when they are used to achieve desired outcome. It ensure a kind of balance between objective proposed by a law and its impact on the rights of an individual. ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, देखो डॉक्ट्रिन, देखो इसमें आपको पकड़ना क्या है, डॉक्ट्रिन इज कनेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के साथ ये मेंशन्ड है। और ये लिमिटेशन है, किस पे लिमिटेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे, लेजिस्लेटिव लॉ पे, दोनों पे ये क्या है, लिमिटेशन है। तो ये क्या है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या बोलता है, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एज वेल एज इट इज अ लिमिटेशन ऑन व्हाट, लिमिटेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो द लेजिस्लेटिव रूल्स ऑफ द लेजिस्लेचर। दोनों पे ये क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए, क्या होना चाहिए, proportionality भाई। and also ensure what, it also ensure a balance between what, balance between the law proposed and the impact of the law on the rights. Okay, question number 76 है, consider the following pairs article of the Indian Constitution and subject matter। कि आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस की बात करता है क्या, बिल्कुल सही है। क्या आर्टिकल 41 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है क्या, नहीं करता। आर्टिकल 41 टॉक्स अबाउट द राइट टू वर्क। आर्टिकल 41 टॉक्स अबाउट व्हाट, आर्टिकल 41 किसके बारे में बात करता है, राइट टू वर्क के बारे में बात करता है। आर्टिकल 48 जो बात करता है किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 किसके बारे में बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है भाई, दो पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच हो जाएंगे, दैट इज 1 and 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द अबव गिवन ऑप्शन आर रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। तो देखो ये जो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, बिकॉज राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, बिकॉज इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के आर्टिकल राइट टू ट्रैवल इनसाइड इंडिया आता है, नॉट आउटसाइड इंडिया, सो दिस इज इनकरेक्ट। आउटसाइड इंडिया इज द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, ओके। थर्ड इज इनकरेक्ट, बाकी सब सही है। आंसर हो जाएगा अपने पास सी, है ना। टेलीफोन टैपिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, इट इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड मोनोपोली इन ब्रॉडकास्टिंग इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के आसपास जो रीजन है उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा उसके बारे में हमको बताना है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The lieutenant governor is empowered to make the rules regarding the conduct of business of the assembly. No, not the lieutenant governor, because recently amendment हुआ। recently क्या नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल अमेंडमेंट हुआ 2021 में, उसमें ये बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली होगा उसके पास ये पावर होगा टू रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द असेंबली। तो दिस इज इनकरेक्ट। It is mandatory for the Council of Ministers to take the opinion of the Lieutenant Governor on the executive action to be specified by her। बिल्कुल सही है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसकी बात को मानना मैंडेटरी हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, तो ये सही हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 79 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एंड ऑफ इट्स टर्म, बिल्कुल डिसॉल्व कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही है। According to the Indian Constitution, a person is required to prove a majority in the Lok Sabha before being appointed as the Prime Minister। ऐसा नहीं है भाई कि उसको पहले बिफोर वाला नहीं, वो प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, उसके बाद भी उसको भी बोल सकते हैं भाई तू अब मेजोरिटी प्रूव कर दे, ओके। सो इट इज नॉट दैट उसको पहले ही उसको अपॉइंटमेंट से पहले उसको अपना मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जगह दो स्टेटमेंट्स, दैट इज 1 and 2। 80 number question है, which of the following could be the implication of right to repair seen recently in the news for India? Empowerment of consumer and product buyer in local market, बिल्कुल सही है, empowerment करेगा। Sustainable use of sustainable consumption of the product, बिल्कुल सही है। रिडक्शन इन द ई वेस्ट, बिल्कुल सही है। मोर इंसेंटिव फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर टू इनोवेट, नो। देखो अगर राइट टू रिपेयर, जैसे सपोज सैमसंग है कंपनी है, वो कोई भी चीज़ बना रही है और उसको बनाने के बाद उसको कचरे को रिपेयर करने की जिम्मेदारी भी अगर किसको दे दी गई, कंपनी को दे दी गई, तो बोलेगा भाई मतलब राइट टू रिपेयर किसी और को दे दिया गया, तो बोलेगा यार इसको मैं बना रहा हूँ, मेरी टेक्नोलॉजी को कोई और छुपा के ले जा रहा है, तो मेरे को इंसेंटिव क्या रहेगा कि भाई मैं नई नई टेक्नोलॉजी बनाऊँ, नई नई चीज़ों को खोजूँ, सो उसका इंसेंटिव कम हो जाएगा राइट टू रिपेयर अगर आ गया दूसरे के पास। और एम्प्लॉयमेंट तो फोर्थ इनकट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा। और यस इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज अगर उस जैसे कोई आज में क्या होता है वारंटी होता है, वापस होकर वो कहाँ जाता है, कंपनी के पास चले जाता है, बट अगर कोई और उसको बना लेगा तो उसका पास एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो आंसर सही है, तो आंसर हमसे सही पूछा है क्या, करेक्ट पूछा हमसे 1 2 3 5 इज करेक्ट। 81 नंबर क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ एन हंग असेंबली इन इंडियन स्टेट्स फॉलोइंग अ जनरल इलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर आर अवेलेबल टू द गवर्नर। हंग असेंबली के केस में कौन कौन से पावर गवर्नर के अवेलेबल हैं। द गवर्नर में अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द असेंबली एज अ चीफ मिनिस्टर एंड कैन सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही है। द गवर्नर कैन डिसॉल्व द असेंबली एंड होल्ड री इलेक्शन इन दिस। देखो हंग असेंबली केस में मतलब किसी के पास बहुमत नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में गवर्नर क्या करेगा, सीधा डिसॉल्व कर देगा क्या, नहीं, वो बोलेगा जो लार्जेस्ट पार्टी है ना, उसके लीडर को बोलेगा कि आप आओ, आप आपस में गवर्नमेंट बना सकते हो तो बनाओ, अगर नहीं बन पाए उसके बाद वो डिसॉल्व करेगा और री इलेक्शन कराएगा, ठीक है ना। सो ये डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं कर देगा, सो दिस इज इनकरेक्ट। द गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। अगर हंग असेंबली आ गया, कोई बहुमत नहीं मिल पाया, ठीक है ना, सो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करा सकता है, ठीक है, रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट्स को। द गवर्नर कुड रिफ्यूज द फॉर्मेशन ऑफ पोस्ट इलेक्शन अलायंस ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज डन इन द अनएथिकल मैनर, नो। गवर्नर कैन नॉट रिफ्यूज, यार इतना पावर नहीं दिया गया गवर्नर के पास। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा ए। 82 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्शन टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 जो है उसके अंदर हमको पूछा गया है एक्सेप्शन टू व्हाट, एक्सेप्शन टू इक्वालिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज अवेलेबल टू द यूनाइटेड नेशन,
डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज अवेलेबल टू द यूनाइटेड नेशन, ये क्या एक्सेप्शन है इक्वालिटी का? बिल्कुल सही है, एक्सेप्शन है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर आर्टिकल 39C क्या बोल, बिल्कुल सही है, बिकॉज दे कैन नॉट बी चैलेंज है ना ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन दी प्रॉपर्टी। मतलब देखो समझ रहे ना भाई, प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर सकता है ना गवर्नमेंट जो है वो 39 से, समझ रहे हो ना, राइट टू मतलब रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है प्रॉपर्टी को, उसको चैलेंज नहीं कर सकता राइट टू इक्वालिटी के बेसिस में। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Immunities available to the president in Article 361. Yes, it is also the exception to the equality and privilege available to the member of parliament under Article 105. ये भी सही है। हमसे कैट पूछा है भाई, कैट हो जाएगा C 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 83 है, the principle of purpose limitation recently seen in the news is related to which of the following? जो पर्पस लिमिटेशन का जो प्रिंसिपल है वो किसके साथ अवेलेबल है? पर्पस लिमिटेशन, इट इज स्कोप ऑफ द यूज ऑफ पर्सनल डाटा टू एनहांस द राइट टू प्राइवेसी। ठीक है ना, पर्सनल डाटा का इस्तेमाल कितना हद तक हम कर सकते हैं टू एनहांस राइट टू प्राइवेसी इज व्हाट वी कॉल पर्पस लिमिटेशन। 84 है, with reference to personal law in India, consider the following statements. Both the union and the state have the power to legislate in the matters of personal law. बिल्कुल सही है, जो यूनियन है और स्टेट दोनों, जैसे अभी रिसेंटली गुजरात ने क्या न्यूज़ में, इसलिए तो बिकॉज गुजरात ने यूसीसी के लिए कुछ आगे बढ़ाया कदम। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी टू द कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ, बिल्कुल सही है, इसलिए तो न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अ रिट पिटिशन कैन बी यूज टू चैलेंज अ पर्सनल लॉ, नो, अ रिट पिटिशन कैन नॉट बी यूज टू चैलेंज अ पर्सनल लॉ। हमसे कैट पूछा भाई, कैट हो जाएगा 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2, आंसर हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 85 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट दी जो टाइटल्स है उसके एबोलिशन की बात करता है। अ पर्सन यूजिंग पद्म विभूषण एज अ प्रीफिक्स टू हिज और हर नेम, इट इज नॉट अ वायलेशन, नो इट इज अ वायलेशन, सो दिस इज इनकरेक्ट। अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर यूजिंग द रैंक ऑफ colonel, it is not a violation। अब यूनिवर्सिटी अवॉर्डिंग अ डायरेक्टेड टू स्टूडेंट इज ऑल्सो नॉट अ वायलेशन। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा D 1 2 and। क्वेश्चन नंबर 86 है, द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन एग्जीक्यूटिव का कौन कौन से पार्ट है यहाँ पे? ठीक है, सो अटॉर्नी जनरल पार्ट है क्या? बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट है क्या? बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट है क्या? बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ऑडिटर जनरल है क्या? CAG है, बिल्कुल सही। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो नॉट। इससे बड़ा गलती कोई नहीं करेगा, जब ऐसी कर देगा ना कोई आदमी, देखो इतना बड़ा गलती, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है प्राइम मिनिस्टर, तो किसका पार्ट है भाई यार? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑल आर द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा D 1 2 3। क्या CAG पार्ट नहीं है? ये जो CAG है क्या इसका पार्ट नहीं है? बिल्कुल सही है। CAG इज मेंशन इन आर्टिकल 148 एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। याद रखना, CAG जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। CAG इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 87 है, विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स एंड एसोसिएटेड लॉज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। सब्जेक्ट एंड एक्ट। अनटचेबिलिटी को कहाँ से लिया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 से लिया गया है, इसका पावर यहाँ से मिलता है, बिल्कुल सही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कहाँ से लिया गया है? फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट ऑफ 1974 से लिया गया क्या? बिल्कुल सही है। फोर्स लेबल कहाँ से लिया गया है? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 से लिया गया क्या? बिल्कुल सही है। कैटली मैच हमसे पूछा गया, कैटली मैच जाएगा C, ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। द ओथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या वाइस प्रेसिडेंट के ओथ को प्रेसिडेंट देखता है? बिल्कुल सही है। क्या प्राइम मिनिस्टर के ओथ को प्रेसिडेंट देखता है? बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स के ओथ को क्या प्रेसिडेंट देखता है? बिल्कुल सही है। गवर्नर के ओथ को जो CGI ऑफ द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट जो स्टेट का वो है उससे देखता है। एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा का ओथ को कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। जो प्रेसिडेंट होता है ना उस वो ओथ देखता है स्पीकर प्रोटेम का। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 1 2 3 B। 89 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
तो आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू को सपोर्ट करता है। A city corporation of India decided that the pavement and slum dwellers in a city should be evicted and deported to a place outside the city. Some demolitions were carried out with force without giving the pavement dwellers a chance to explain. है ना, they were left on the streets with their materials scattered around the place. The fundamental rights is violated in the passage given above. तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स, दैट इज द फंडामेंटल राइट टू लाइवलीहुड, जो कि पार्ट है राइट टू लाइफ ऑफ आर्टिकल 21, उसको ये वायलेट कर रहे हैं भाई, जीने के अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनको भगा दिया जा रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट सबमिट्स देखो भाई, जो प्रेसिडेंट है अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। सो द प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज और हर रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज और हर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। आंसर हो जाएगा सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म एडवांस डायरेक्टिव विच इज ऑफन सीन इन द न्यूज इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। जो एडवांस डायरेक्टिव है वो किसके रेफरेंस में यूज किया जा रहा है? इट इज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ पैसिव यूथेनेशिया अंडर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। व्हाट इज यूथेनेशिया? मतलब वॉलंटरी डेथ, मैं खुद चाह रहा हूँ मेरे को मार दिया जाए। इट इज नॉट मर्डर, इट इज यूथेनेशिया, वॉलंटरी डेथ एंड अ पैसिव यूथेनेशिया। इसके टर्म में था, न्यूज में था, इसीलिए यहाँ पे एडवांस डायरेक्टिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया। 93 है, विच रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। द राइट कन्फर्ड ऑन माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30 इज रिवर्सिबल डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज। नो, इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन यार, ये तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट स्टेट इज टू बी रिगार्डेड एज ए यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, बिल्कुल सही है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट एज एन अपेलेंट अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू माइनॉरिटी स्टेटस, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, बिकॉज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है वो काम करता है ये वाला। करेक्ट हमसे पूछा है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट, तो आंसर जाएगा बी। 94 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर्ड टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। A resolution must be passed by a majority of 2/3 member present in voting. No, it is not present in voting. 2/3 total strength. Okay, so a resolution must be passed by a majority of the total majority to 2/3 of the member. Okay, 2/3 of the total membership in both the house, not both the house. Yes, both the house. Yes, it is correct. Answer हो जाएगा C. 95, which of the following is the final authority for the inclusion of a community of a state in the scheduled tribe list? scheduled tribe list में include करने के लिए final authority कौन सा है भाई? president. 96 है, with reference to preventive detention in India, consider the following which is correct. Parliament and state legislature can have concurrent power to make preventive detention laws related to public order, बिल्कुल सही है, दोनों बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है, प्रोटेक्शन फॉर डिटेन्ड पर्सन अंडर आर्टिकल 22 इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन। प्रोटेक्शन फॉर डिटेन्ड पर्सन अंडर आर्टिकल 22 इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन। नो, दोनों का अवेलेबल है, इंडियन एज वेल एज फॉरनर। अ पर्सन डिटेन्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट डज नॉट हैव द राइट टू लीगल एड, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, Article 75 and 164 of the Indian Constitution provide for the collective responsibilities of the Council of Minister in the Union and the State respectively. The collectively responsible to whom? जो Union Minister है, Union Council Minister है, वो किससे collectively responsible to the Parliament and the State Council of Minister are collectively responsible to the Legislative Assembly. आंसर क्या हो जाएगा? Sorry, Union Council of Minister is collectively responsible to the Lok Sabha and not to the Parliament. आंसर हो जाएगा डी। 96 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू इशुएंस ऑफ रिट्स इन ऑर्डर इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू इशुएंस ऑफ रिट्स। भाई ये प्रीवियस है क्वेश्चन है, इसको मत भूलना भाई, गलती करेंगे लोग, ठीक है ना। बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो पार्ट ऑफ द लोकसभा यार, सो दे हाउ कैन दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट इंक्लूड बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू इशुएंस ऑफ रिट्स इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेबियस कॉर्पस, illegal detention of
माइनर चाइल्ड बाय फादर अगेंस्ट द विल ऑफ द मेंटल इल मदर, बिल्कुल सही है, बिकॉज इलीगल डिटेंशन हेबियस कॉर्पस के अंदर आएगा। को वारंटो, मैंने बोला था ना, वारंट, बाय व्हाट वारंट, ओके। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटिंग वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी बाय सरपासिंग द पावर ऑफ द गवर्नर बाय व्हाट अथॉरिटी, तो ये भी सही है कि उसकी कौन सी अथॉरिटी है आपके पास कि आप उसके आगे जा रहे हो, ओके। सो थर्ड मतलब वी कमांड, ऑर्डर देना। व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ पब्लिक पोस्ट, नो भाई, रिजर्वेशन नहीं कर रहा है तो उसका काम करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, सर्शोरियो नहीं, मैंडेमस कोवेंट, बिकॉज यहाँ पे कमांड करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कमांड करने की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, मैंडेमस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेक्टली मैच पूछा, करेक्टली मैच हो जाएंगे 1 और 2, आंसर हो जाएगा बी। 99 नंबर क्वेश्चन है, which of the following generally violates the fundamental rights of the protection from self-incrimination, that is article 20. Paternity test using blood sample from an accused, no, it is not a violation. Narco analysis test for an accused, yes it is a violation. Polygraph analysis of accused, yes it is a violation. Brain mapping test of an accused, it is a violation. Ordering any person to give her their writing sample from investigation, no it is not. सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2, 3, 4, आंसर हो जाएगा सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट केसेस। तो जब चंपकम दोराईराजन केस जो है, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले मैं चलता हूँ गोलकनाथ केस, 1951 का केस है ये। गोलकनाथ केस में क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में कौन ऊपर है भाई, डीपीएसपी ऊपर है, ठीक है। मिनर्वा मिल में इसमें बोला कि देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू पार्ट, ठीक है ना, ये मिनर्वा मिल में बोला था। चंपकम दोराईराजन ने बोला इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी द फंडामेंटल राइट्स, इसमें फंडामेंटल राइट्स आगे जाएगा। चंपकम दोराईराजन 1967। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्टली मैच पूछा तो एक ही करेक्टली मैच है, थर्ड। सो आंसर जाएगा ओनली 1 स्टेटमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट 100 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल एक क्विक रिव्यू हो जाएगा भाई, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपीज। तो क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ करोगे तो थोड़ा सा अच्छा आपको फील लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम क्रैक हो जाएगा।